हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मद्रास हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। और सबसे ज़्यादा आप लोगों की क्वेरी भी रहती है कि अगर कोई शादी अमान्यता प्राप्त है तो क्या पत्नी को भरण पोषण मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। इसी से रिलेटेड यह एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आइए जानते हैं इसके पूरे केस के इंपॉर्टेंट फैक्ट को और इसमें क्या इंपॉर्टेंट ग्राउंड लिया गया। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट आया था जिसमें यह कहा गया कि अगर विवाह की अमान्यता पत्नी को भरण पोषण दावा करने से नहीं रोकती है। पत्नी को भरण पोषण देने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी कि अगर न्यायालय, निचली अदालत ने अगर शादी को अमान्य घोषित कर दिया गया है तो यह पत्नी को भरण पोषण दावा करने से नहीं रोकेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि विवाह की अमान्यता भले ही किसी सक्षम या सिविल न्यायालय द्वारा घोषित कर दी गई हो, लेकिन यह पत्नी को भरण पोषण का दावा करने से नहीं रोकती है। यह घोषणा का मामला नहीं है कि बल्कि यह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर भरण पोषण का मामला है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक पति द्वारा हाईकोर्ट के उस पूर्व आदेश को वापस लेने की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें उसकी पत्नी को 5,000 रुपये भरण पोषण के निर्धारित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि यदि पति को आदेश में कोई शिकायत थी तो उसे उचित कार्रवाई के माध्यम से इसका समाधान करना चाहिए था। इस प्रकार न्यायालय ने आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए यह प्रक्रिया का पालन किए बिना दायर की गई याचिका की सुनवाई योग्य नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात कही। साथ ही साथ ये भी कहा कि न्यायालय के पिछले आदेश को चुनौती देते हुए पति ने यह भी तर्क दिया था कि विवाह स्वयं ही अमान्य है क्योंकि वह और पत्नी दोनों ही अलग अलग धर्मों के और विवाह मंदिर में थाली बांधकर किया गया। यह तर्क दिया गया कि थाली बांधकर गैर हिंदू विवाह करना वैध विवाह नहीं है। विभिन्न धर्मों के व्यक्ति केवल विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवाह कर सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि पति को इन बिंदुओं को या निचली अदालत के समक्ष या पुनर्विचार की जो याचिका के समय उठाना चाहिए था जिसमें भरण पोषण के आदेश दिया गया हो। यानी कि मेन जो बात आई वो ये कहेगी कि अगर पति को इन सब बातों पर चर्चा करनी थी तो उसको निचली अदालत में जाना चाहिए था जहां पुनर्विचार की जो याचिका है उस समय उठाता वो क्वेश्चन, या निचली अदालत के समझ उठाता जिससे भरण पोषण का आदेश दिया गया हो। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भरण पोषण के आदेश को वापस लेने की याचिका इन आधारों पर ध्यान देने में नहीं रखा जा सकता। पति ने आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि पुनर्विचार की जो अदालत ने जो साक्ष्यों का पुनर्विचार नहीं कर सकती। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि अदालत ने साक्ष्यों का पूर्ण मूल्यांकन नहीं किया बल्कि केवल पक्षों के लंबे समय तक रहने को ध्यान में रखते हुए भरण पोषण का आदेश दिया। पति ने भी आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि पत्नी ने काफी देर के बाद भरण पोषण मांगा था, लेकिन अदालत ने इस तर्क पर स्वीकार करने के तैयार नहीं थी कि कहा है कि देरी अपने भरण पोषण के लिए अयोग्य ठहराने का कोई भी कारण नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि देरी अपने आप में पत्नी का भरण पोषण दावा करने के लिए अयोग्य ठहराने का कारण नहीं हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ परिस्थितियां भी बदल सकती है। उम्र के इस पड़ाव में प्रतिवादी ने भरण पोषण की मांग करते हुए याचिका दायर की। इस पर इस अदालत ने विचार किया कि भरण पोषण का आदेश दिया गया, यदि याचिकाकर्ता को उस आदेश को कोई शिकायत थी तो उसे उचित कार्रवाई के माध्यम से मामले को उठाना चाहिए था। इस प्रकार अदालत ने जो याचिका थी, यानी कि पति की जो याचिका उसको खारिज की और कहा कि यह सुनवाई योग्य नहीं है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको समझ में आया होगा, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपने समझा होगा। कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।